1965 का समय था। नेहरू जी का निधन हो चुका था। छोड़कर के लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसी दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का यही सही मौका है। इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया और जम्मू कश्मीर में अपनी सेना घुसा दी। भारत ने भी पलटवार किया और एक महीने बाद 23 सितंबर 1965 को युद्ध रुका तो भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की और उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान कह रहे थे कि वो अपने टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब यह इरादा हो तो हम भी थोड़ा टहलते हुए लाहौर चले गए। मैं समझता हूं इसमें कोई भी गलत बात नहीं हुई होगी। मैं भारत का प्रधानमंत्री में एपिसोड 2 में जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर के उनके जीवन के कुछ रोचक किस्से के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं द एडू एकेडमी पर मैं भारत का प्रधानमंत्री एपिसोड 2। 17 मई 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि नेहरू के बाद देश की कमान किन के हाथों में होगी। एक अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेल्स हैंगन अपनी किताब आफ्टर नेहरू हु में लिखते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे मोरारजी देसाई थे। इसके अलावा वी.के. कृष्ण मेनन, लाल बहादुर शास्त्री, V.I.B. चौहान, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, S.K. पाटिल और ब्रजमोहन कौल का भी नाम चर्चा में था। पीएम कैसे चुना जाए, कांग्रेस में इसका कोई भी पारंपरिक तरीका नहीं था। उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भारत के अगले प्रधानमंत्री चुनने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के साथ लंबे समय तक काम कर चुके C.P. श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ इन ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि कांग्रेस का वामपंथी धारा चाहता था कि नए प्रधानमंत्री के चुनाव में अभी थोड़े दिनों का विलंब किया जाए, और क्योंकि नेहरू के निधन से पूरा देश जो है क्या था, शोक में है। वामपंथी नेता कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को ही प्रधानमंत्री बने रहना देना चाहते थे। इस सुझाव को कांग्रेस के तब के अध्यक्ष के कामराज ने खारिज कर दिया। कामराज उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी और नेहरू के निधन के अगले ही दिन यानी 28 मई 1964 को कामराज ने बड़े नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दिन 18 OBC और SC सांसदों ने पीएम पद के लिए जगजीवन राम का नाम आगे किया, परंतु ज़्यादा समर्थन न होने के कारण इस प्रस्ताव को एक ही दिन में जो है खारिज कर दिया गया। इसी बीच जब पत्रकारों ने मोरारजी देसाई से पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जनता की मर्जी है तो मैं इसके लिए चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं। और जब यही बात कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, तो कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसका जल्द जो है फैसला ले लेगी। C.P. श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में आगे लिखते हैं कि 30 मई 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले ही पीएम का नाम तय हो चुका था। तब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई तो हालात को भांपने के लिए शास्त्री जी ने इंदिरा जी से कहा कि आप ही क्यों नहीं भारत की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। तो इसके जवाब में इंदिरा जी ने जो कहा कि मैं अभी अपने पिता के मृत्यु के शोक में हूं, मैं अभी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब आप इस मुल्क की कमान संभालिए। ये वार्ता लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी के बीच होती है। 1 जून 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तय हुई और कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जो फैसला लेंगे उसे सब मानेंगे, ये फैसला उसमें लिया गया। 2 जून को कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के लिए शास्त्री जी के नाम का प्रस्ताव दिया। अब मोरारजी देसाई के सामने सहमति जताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। इस तरह शास्त्री जी निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए। 9 जून 1964 को देश का दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी ने शपथ लिया। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बारे में हम लोगों ने ये कहानी समझ ली। अब उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जुड़े उनकी कुछ घटनाओं के बारे में बात कर लें।
के प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी के छोटे बेटे एक इंटरव्यू में बताते हैं कि हम 3 भाइयों में अनिल, सुनील और अशोक की जिद पर शास्त्री जी ने एक फिएट गाड़ी खरीदी थी। एक बार हमें कहीं बाहर जाना था, मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना बाबूजी यानी शास्त्री जी की सरकारी गाड़ी से, जिसका नाम था शेवरले इम्फाला से चले। मैंने बाबूजी के सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय को फ़ोन किया और कहा कि क्या आप इम्फाला भिजवा सकते हैं। गाड़ी थोड़ी देर में ही गाड़ी हमारे सामने थी। हम तीनों भाइयों ने ड्राइवर से चाबी लेकर उसे जाने को कहा। इसके बाद हम तीनों बाहर चले गए। रात करीब 11 बजे घर लौटे और चुपचाप सो गए। सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि पीएम हाउस का कोई नौकर होगा। मैंने आवाज़ लगाकर कहा, कल रात देर से आया हूँ, चाय 8 बजे के बाद लाना। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बाबूजी थे। फिर बाबूजी ने रात की सारी बातें सुनी और फिर गाड़ी के ड्राइवर रामदेव को बुलाकर पूछा कि कल रात इन लोगों ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर। तब बाबूजी ने कहा कि 14 किलोमीटर निजी कार्य में उपयोग हेतु लॉग बुक में दर्ज कर ले और फिर अम्मा से कहा कि 14 किलोमीटर का जितना भी पैसा बनता है उसका पैसा निजी अकाउंट से जमा करा दीजिए। जब शास्त्री जी के कहने पर पूरे देश ने एक साथ उपवास रखा था। एक बार की घटना 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान हारने लगा था तो उसने अमेरिका की शरण ले ली। भारत उस वक्त गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। अकाल के कारण हमें अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने शास्त्री जी को गेहूं की सप्लाई बंद करने की धमकी दी। शास्त्री जी को यह धमकी बुरी लगी। उन्होंने चीज़ें कैलकुलेट की और इस नतीजे पर पहुँचे कि देश के लोग सप्ताह में एक वक्त भोजन न करें तो खाद्यान्न की समस्या से हमें सुधार हो सकता है। अगले दिन शास्त्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि देश हित में क्या वो एक सप्ताह में एक समय का उपवास कर सकते हैं। यह पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से भूखे रहने की अपील की और उसे पूरे देशवासियों ने माना। इसके बाद 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान से शास्त्री जी ने इस घटना के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत जो है गेहूं आयात में जो है आत्मनिर्भर हुआ। शास्त्री जी के मौत भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। 10 जनवरी 1966 का दोपहर का समय था। वक्त था पाकिस्तान और भारत के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला था। इसके बाद सोवियत संघ ने उसी दिन ताशकंद के एक होटल में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी कुछ देर वहां रुके और फिर अपने 3 सहायक को उनके साथ थे उनको लेकर रात करीब 10 बजे अपने होटल के कमरे में वापस आ गए। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने एक सहयोगी रामनाथ से कहा खाना परोसने को। तत्कालीन राजदूत टी.एन. कॉल के यहाँ से बनकर आया था। शास्त्री जी अभी भोजन कर ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर दिल्ली से उनके एक अन्य सहायक वेंकट रमन थे। पता चला कि कई पार्टियों ने उनके पाकिस्तान के साथ समझौते का विरोध किया है। शास्त्री जी चिंतित हो गए पर तब तक उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अगले दिन अफगानिस्तान उनको जाना था जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात के 1:30 पर उनके एक सहयोगी जगन्नाथ सहाय ने शास्त्री जी को रूम के बालकनी में ललखड़ाते हुए देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे और पर बहुत मुश्किल से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी शास्त्री जी के डॉक्टर R.N. चुंग भी वहीं सो रहे थे। शास्त्री ने अपना हाथ दिल के पास रखा था और फिर वह बेहोश हो गए। उनके निजी डॉक्टर R.N. चुंग ने पल्स चेक किया और उनके निधन की पुष्टि कर दी। शास्त्री जी का मौत का जांच के बारे में भी बहुत सारे रहस्य हैं। तब के तत्कालीन सरकार जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई और बॉडी जब भारत वापस आया तो तब के तत्कालीन सरकार ने उसकी पोस्टमार्टम भी नहीं करवाई थी। बाद में 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जांच के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम रखा गया राजनारायण कमेटी। कमेटी में सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर R.N. चुंग को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस घटना में डॉक्टर चुंग की मृत्यु हो जाती है। यही हाल उनके सहायक रामनाथ के साथ भी हुआ। सड़क हादसे में उनको बुरी तरह चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। इस तरह यह कमेटी भी कोई नतीजे तक नहीं पहुंच सकी और आज भी शास्त्री जी का मौत एक रहस्य बन के रह गया। आशा और उम्मीद है मैं भारत के प्रधानमंत्री
पार्ट 2 में शास्त्री जी के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, पार्ट 3 लेके मैं भारत का प्रधानमंत्री। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।